तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड शेनवी और मेंगलियर दोनों ही आपस में फाइट करते हैं, जिसमें मेंगलियर उसे अपने जाल में फंसाते हुए उसे एक डोमेन के अंदर बंद करती है और उस पर सोर्ड्स की बारिश कर देती है, जिसकी वजह से उसके ड्रैगन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। ये देखने के बाद लॉर्ड शेनवी फौरन से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर मेंगलियर उसे बाहर नहीं जाने देती और अपनी सोर्ड में एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उस पर बहुत ही जोर से वार करने के लिए जैसे ही करीब जाती है तो वो उस पर वार करने के बजाय सीधा उसके ड्रैगन पर वार करते हुए उसका एक पर काट देती है, जिस पर लॉर्ड शेनवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी सोर्ड की जगह अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए मेंगलियर को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और उसे जोर से एक दीवार पर दे मारता है, जिसके बाद वो एक स्पिरिचुअल ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेंगलियर की हड्डी पसली तक तोड़ देता है। मगर यहाँ भी उसका दिल नहीं भरा था, वो उसे जान से ही मारने वाला था, मगर अचानक से फिर वहाँ पर योंग फाई इंटरफेयर करते हुए मेंगलियर को बचा लेता है। मेंगलियर की हालत इतनी खराब होती है कि मास्टर ने कह दिया था कि अगर ये 2 दिन के अंदर ठीक ना हो पाई तो फिर ये मर जाएगी, जिसके बाद वो लोग उसे ठीक करने के लिए फौरन से एक फॉरबिडन वैली की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ से उन लोगों को कुछ मेडिसिन मिलेंगी। योंग फाई मेंगलियर को अपनी बाहों में थामे हुए होता है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो लोग शियानलांग वैली की तरफ जा रहे होते हैं और वो जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो योंग फाई कहता है कि मेंगलियर तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। हमें दिखाया जाता है कि उस फॉरबिडन लैंड में एक बहुत बड़ा डोमेन बना हुआ होता है, उसके अंदर क्या चीज थी किसी को भी मालूम नहीं था, मगर फिर वहाँ पर वो लोग एक जगह आकर अपनी उस बोट को रोक देते हैं और मास्टर कहता है कि यही वो जगह है जहाँ हमें आना था। वो लोग फौरन से उस बोट से नीचे उतर आते हैं और मेंगलियर उसी के अंदर ही पड़ी रहती है, जिसके बाद मास्टर उस बोट का साइज थोड़ा सा छोटा करते हुए आगे की तरफ जाता है और फिर वो योंग फाई को बताता है कि इस जगह को फॉरबिडन लैंड तो हम लोग कहते हैं, मगर 10,000 साल पहले के लोग इस जगह को बाई हुआ वैली कहते थे। बाई हुआ वैली का सुनते ही योंग फाई को अचानक से कुछ याद आता है और फिर हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंशिएंट टाइम में योंग फाई बाई हुआ वैली में पहले भी आ चुका होता है और वो कहता है कि जब मैंने 10 टाइशवान से फाइट की थी तो उसके बाद से मेरी कल्टीवेशन लॉक हो गई थी और मैं रातों रात ही एक जीनियस से एक लूजर बन गया था। उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, मुझे हर कोई लूजर कहता था, जिसके बाद मैं यांगडान माउंटेन की तरफ चला गया और वहाँ पे मेरी मुलाकात यूशिन से हुई। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसे मैंने माउंटेन में तकरीबन 6 से 7 मरतबा देखा था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे यहाँ पर कुछ कह सकूं। हम लोग पहली मरतबा मिल रहे थे और इतना क्लोज से उसे देखने के बाद मेरी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मुंह से कोई एक लफ्ज निकाल सकूं। ये कहने के बाद वो उसे क्रॉस करके चला जाता है और यूशिन जाते जाते कहती है कि पता नहीं ये कौन लड़का है जो कि मेरा पीछा कर रहा है। और इस तरह फिर योंग फाई एक जगह जाकर रुक जाता है और जैसे तैसे हिम्मत जुटाते हुए वो उस लड़की से कहता है कि मेरी बात सुनो। ये सुनते ही वो लड़की रुक जाती है और योंग फाई कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तो वो लड़की कहती है कि मैं किसी भी अजनबी आदमी को अपना नाम नहीं बताती। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है तो योंग फाई कहता है कि जरा संभल कर जाना, उम्मीद है कि हम लोग फिर कभी जरूर मिलेंगे। योंग फाई बहुत ही लंबे टाइम तक वहाँ पर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी कल्टीवेशन को रिकवर नहीं कर पाता। मगर जब वो उसी माउंटेन में दोबारा से वापस आता है तो वो फिर से कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तो अचानक से उसके पैरों से कुछ पत्थर नीचे गिरते हैं तो वो भी नीचे गिरने वाला होता है, मगर वहाँ पर यूशिन आते ही उसका हाथ थाम कर उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। उसे वहाँ पर देखकर तो योंग फाई भी बिल्कुल हैरान रह गया था और वो कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से, क्या अजीब इत्तेफाक है कि हम लोग यहाँ पर बार बार मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे अभी भी अपना नाम नहीं बताओगी? ये सुनकर यूशिन हैरान होती है कि ये लड़का मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ा है। वो उसे फौरन से ऊपर की तरफ ले आती है और कहती है कि अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मिले तो मैं तुम्हें अपना नाम जरूर बताऊंगी। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया गया था कि टाइशवान वो सभी लोगों को अपने सेक्ट में बुलवाती है और उन सब लोगों से कहती है कि मैंने तुम सब मास्टर्स को इसलिए यहाँ पे इन्वाइट किया है ताकि मैं तुम सब लोगों को ये बता सकूं कि मैं टाइशवान आज उस लूजर योंग फाई के साथ अपना रिलेशन खत्म कर रही हूँ, क्योंकि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता तो वो अब मेरा हस्बैंड कहलाने के भी लायक नहीं है, इसीलिए
आज मैं उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करने वाली हूँ। ये कहने के बाद योंग फाई कहता है मैं भी यहाँ पर अपनी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ तोड़ने के लिए ही आया था। जिस पर लाइशुआन कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आज एक अच्छा सा गुड बाय कह देती हूँ। ये कहती वो उसे जैसे ही थप्पड़ मारने वाली होती है तो अचानक से वहाँ पर एक स्कार्फ आता है जो कि लाइशुआन का हाथ पीछे धकेल देता है, जिस पर वो भी हैरान रह जाती है और कहती है कि कौन है यहाँ पर, किसकी ये हरकत है। और फिर हमें वहाँ पर यूशिन को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर मौजूद थी और वो सभी लोगों से आकर कहती है कि योंग फाई यहाँ पर मेरे कहने पर आया है। वो तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट इसीलिए तोड़ रहा है क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है और हम जल्द शादी करने वाले हैं। ये कहने के बाद वो योंग फाई का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हमें घर जाना चाहिए। तो योंग फाई भी उसके साथ साथ चला जाता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यूशिन योंग फाई के साथ शादी कर रही है। मगर जैसे ही वो लोग अपने सेट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक वॉरियर बिल्कुल पागल हो चुका होता है और वो कहता है कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये कहते ही वो एक वॉरियर को खत्म कर देता है। उसका वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसने एक बार में ही अपने दुश्मन को ढेर कर दिया था। और वो योंग फाई और यूशिन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे सेक्ट के शाओ शिनजेन ने मेरे ग्रैंडसन को मारा है, इसीलिए तुम लोगों को इसका हिसाब देना पड़ेगा और मेरा एक ही रूल है कि खून का बदला सिर्फ खून से होगा। ये कहने के बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी चेन फैमिली को ही खत्म करने के लिए उन लोगों को चैलेंज करता है। और इस तरह योंग फाई कहता है कि यूशिन प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, वो चेन फैमिली से लड़ना चाहता है। मगर यूशिन कहती है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी सोर्स लेकर तेजी से उस बंदे की तरफ जाती है और जाकर जैसे उस पर वार करती है तो वो बंदा उसके अटैक को फौरन से रोक लेता है और कहता है कि लगता है कि तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रखा है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। ये कहने के बाद वो उसे वापस से पीछे पुश कर देता है। मगर यूशिन यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी, वो फिर से अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर जैसे ही हमला करती है तो दूसरी तरफ वो बंदा वो भी मल्टीपल सोर्ड्स क्रिएट करते हुए यूशिन की सोर्ड्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो सोर्ड्स जैसे ही यूशिन और योंग फाई की तरफ जा रही होती है तो यूशिन फौरन से वहां पर एक बहुत बड़ा डोमेन क्रिएट कर लेती है, जिससे वो खुद को और योंग फाई को बचाने की कोशिश करती है। मगर वो सोर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता उस डोमेन को तोड़ना शुरू कर रही थी, जिसकी वजह से योंग फाई और यूशिन दोनों ही खतरे में पड़ गए थे। और योंग फाई उससे कहता है कि प्लीज बस कर दो, मगर यूशिन कहती है कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो योंग फाई थोड़ा सा इंजर्ड होता है और वो यूशिन से कहता है कि प्लीज मेरी खातिर एक बात मेरी मान लो। इतने में वो बैरियर टूटता है तो यूशिन फौरन से योंग फाई की तरफ चली आती है और उसे गले लगाकर कहती है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी सी लाइफ गुजारो। ये कहने के बाद वो फौरन से उसकी पल्स को लॉक करके उसे धक्का देकर दूर हटाती है और अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक को यूज करते हुए उन सारी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर वो बंदा बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए अपनी ब्लड पावर का यूज कर रही हो, मगर फिर भी बदकिस्मती से ये मेरे अगेंस्ट काम नहीं आएगी, तुम इसके साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मगर हमें दिखाया जाता है कि यूशिन अपनी फुल पावर के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और इस तरह वो वॉरियर भी फिर उस पर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार अटैक करता है। और हम देखते हैं कि उसके दोनों ही वेपन यूशिन से जैसे ही आकर टकराते हैं तो वहां पर दोनों के टकराने की वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से यूशिन बुरी तरह से इंजर्ड होती है। और योंग फाई ये देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि यूशिन प्लीज रुक जाओ। और इस धमाके की वजह से योंग फाई के फादर को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई बंदा घुस आया है। ये देखते ही वो फौरन से माउंटेन की तरफ जाता है और कहता है कि ये तो वॉरियर है, इसने जानबूझकर मुझे इस डायरेक्शन पर भेजकर वहाँ पर लोगों पर हमला कर दिया है। ये कहने के बाद वो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए सीधा उस पर एक बड़ा पावरफुल हैंड अटैक करता है, जिससे वो उस वॉरियर को बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है। और इस तरह हम देखते हैं कि योंग फाई वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस अटैक को मुझे हिट करना चाहिए था। यूशिन वो बिना वजह मारे गए। कहने के बाद वो फौरन से उस वॉरियर की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारी सजा नहीं है। और इस तरफ वो वॉरियर कह रहा होता है कि मैं भी यहाँ पर पूरे चेन फैमिली को मारे बगैर नहीं जाऊंगा। अचानक योंग फाई भागते हुए उसके ऊपर आ जाता है और योंग फाई का फादर कहता है कि वो अभी भी इंजर्ड है और मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ, मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास एक ही तरीका बचा है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी स्पिरिचुअल पावर
फौरन से योंगफाई की बॉडी में ट्रांसफर करता है और हम देखते हैं कि योंगफाई की बॉडी में फिर से स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, जिससे वो उस वॉरियर को बहुत ही जोर से पंच मारते हुए जमीन पर गिरा देता है और उस पर फिर एक के बाद एक पंचेस की बौछार करना शुरू कर देता है और वॉरियर की मार मार कर उसने हालत ही खराब कर दी होती है। योंग का फादर भी वहाँ पर आ चुका होता है और दूसरी तरफ वो वॉरियर जो कि मार खा रहा होता है वो कहता है कि तुम्हारा बेटा भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ इविलनेस है। और इतने में फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर यूशिन को ही मारने के लिए आया था। ये कहने की देर थी कि अचानक से योंगफाई के अंदर से एक गॉड पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो अपने पंजे के साथ उस वॉरियर का मुंह ही तोड़ देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यूशिन को इस जगह लिटा देते हैं और फिर योंगफाई का फादर कहता है कि इसकी मेरिडियंस पूरी तरह से टूट चुकी है, इसे रिकवर होने में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। मगर इस फ्लावर वैली के अंदर एक बहुत ही खास किस्म का ऑरा मौजूद है, जिसके जरिए इसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता फिर से नॉरिश होना शुरू हो जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम लोग दोबारा से मिल पाओगे। तो योंगफाई कहता है क्या वाकई में हम लोग फिर से मिल पाएंगे? तो उसका फादर कहता है अगर तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा है तो आगे चलकर तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो योंगफाई भी उसके साथ साथ यूशिन को वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। फिर जैसे ही वो फ्लैशबैक से बाहर निकलता है तो अचानक से उसके सिर में थोड़ा सा दर्द होने लगता है, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही बाई हुआ वैली है। 10,000 साल गुजर गए हैं, मेरे फादर ने यूशिन की बॉडी को यहीं पर छोड़ा था और ऊपर से वो व्हाइट फ्रूट भी डिसअपियर हो चुका होगा। पता नहीं यूशिन अब वो कहाँ होगी। और इस तरह फिर डिन जेंग वो योंगफाई से कहता है कि क्या हुआ, क्या कोई मसला है क्या? तो योंगफाई कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस इसे देखकर बस कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ गई थी। फिर डिन जेंग कहता है कि चलो आ जाओ इस दरवाजे को खोलते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ पे मौजूद एक स्टोन पर जैसे ही क्लिक करता है तो उसके अंदर से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और योंगफाई उस फॉर्मेशन को बहुत ही खास से देखता है, जिसके बाद डीन उसे बताता है कि क्यानलान एरिया के बाहर ये फॉर्मेशन है जो कि इसे गार्ड करती है ताकि कोई भी आउटसाइडर इसके अंदर न जा सके। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जाने के बाद टाइम भी बिल्कुल स्लो हो जाता है। यही वजह है कि इस बैरियर को खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर फिर योंगफाई कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि यूशिन यहाँ पे मौजूद होगी। ये कहने के बाद वो भी आगे चला जाता है और जैसे ही उस बैरियर के पास जाकर उसे छूता है तो अचानक से उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन से एक इल्यूजन के अंदर चला जाता है जहाँ उसे उसका फादर दिखाई देता है। वो कहता है कि तो फाइनली तुम यूशिन से मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पता चल गया होगा कि दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है और यूशिन वो भी बिल्कुल बदल चुकी होगी और अब वो पहले जैसी नहीं होगी। हो सकता है कि शायद वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दे। और ऊपर से इस बाई हुआ वैली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इविल लोगों ने खुद से क्रिएट की हैं। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट गेटवे ओपन किया है। तुम्हें यहाँ पर अगर कोई भी मसला हो तो फिर तुम्हें अपने ब्लड को यूज करना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है तो योंगफाई वो फौरन से उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि योंगफाई के हाथ से निकलने वाला छोटा सा ब्लड का ड्रॉप वो जैसे ही जाकर उस बैरियर से टकराता है तो वो बैरियर अपने आप ही इरेज होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते कुछ ही देर के अंदर वो पूरा का पूरा डोमेन बैरियर गायब हो जाता है। और एल्डर वो बेचारा वहाँ पर कोशिश करते करते बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये बैरियर अचानक से कैसे टूट गया। और वो योंगफाई के पास आते हुए कहता है कि मैं इस बैरियर को बहुत सालों से स्टडी कर रहा हूँ ताकि मैं इसे अच्छे तरीके से अनलॉक कर सकूं, मगर तुमने इसे चुटकियों में खोल दिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें इसके बारे में कोई शॉर्टकट मालूम होगा। सच में लगता है कि अब तो मुझे तुम्हें अपना मास्टर बनाना पड़ेगा। मगर योंगफाई कहता है कि प्लीज मास्टर सीरियस हो जाए और बताएं कि अब हमें कहाँ जाना है। तो फिर मास्टर उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक मेडिसिन लेने के लिए आए हैं और वैसे भी ट्रेजर्स और मेडिसिन की अपनी स्पिरिचुअल पावर होती है। हमें बस एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर हो ताकि हम लोग वहाँ पर सबसे स्पिरिचुअल मेडिसिन को तलाश कर सके। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस माउंटेन से नीचे उतरते हैं और मास्टर बताता है कि एंशिएंट बुक्स के हिसाब से इस फॉरबिडन लैंड के सेंटर में एक ब्लेस्ड लैंड मौजूद है और ऐसा कहा जाता है कि जब डीमंस और गॉड्स की यहाँ पर फाइट हुई थी तो उस वक्त डीमन एंड गॉड्स के बहुत सारे ट्रेजर्स यहाँ पर सील हो गए थे। ये कहने के बाद वो अपनी पावर के जरिए वहाँ पे मौजूद एक सीक्रेट गेट को ओपन करता है और कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हजारों साल पुराने ट्रैप्स बिछे हुए हों, इसलिए जरा संभल कर आगे बढ़ना। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग
उस मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद योंग फाई कहता है कि क्या आपको यकीन है कि उन मेडिसिन से हम लोग मिस मेंग को बचा पाएंगे? तो मास्टर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जूनियर मेंग को बचाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होगे। तुम्हें ट्रेजर्स में कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर योंग फाई कहता है कि मिस मेंग वो मेरी दोस्त है, तो इसीलिए उसे बचाने के लिए मैं आग के दरिया में भी कूद जाऊंगा। ये सुनकर मास्टर कहता है कि सच में जूनियर मेंग बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि उसके पास तुम्हारे जैसा एक दोस्त है। ये कहने के बाद वो लोग एक ग्राउंड की तरफ आते हैं और मास्टर उसे बताता है कि ये शानलान फॉरबिडन लैंड का एक कोर एरिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उस पैराडाइज गेट का एंट्रेंस गेट भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो योंग फाई कहता है उस गेट से हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? जिसके बाद मास्टर कहता है जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ पर एक एरे होना चाहिए। हम लोग उस पैराडाइज के अंदर जबरदस्ती नहीं जा सकते, मगर यहाँ पे मौजूद इन स्टोन टैबलेट्स में कुछ ना कुछ खास है जो कि उस गेट से रिलेटेड है। इतने में फिर वहाँ पर एक पर्पल फ्यूम फैल जाता है, जिस पर योंग फाई कहता है कि मास्टर फौरन से पीछे हट जाइए। वो लोग जैसे ही पीछे हटते हैं तो उन्हें नजर आता है कि वहाँ पर उन स्टोन पिलर्स के पास में से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए हैं जो कि दिखने में ही काफी खतरनाक लग रहे हैं। उन्हें देखकर मास्टर कहता है कि ये तो एक बड़ी मुसीबत लग रही है। वो एविल बीस्ट जैसे ही उस पे हमला करने के लिए आता है तो मास्टर अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और वो मॉन्स्टर उस शील्ड को तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा था, मगर दूसरी तरफ योंग फाई कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो और भी एविल बीस्ट है और वो एक साथ ही हमला करने के लिए आ रहे हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मौजूद बाकी के बीस्ट भी मास्टर पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो योंग फाई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उनके बीच में से होते हुए सीधा एक बीस्ट को बीच में से काट कर उसके दो टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज इतनी ज्यादा तेज और खतरनाक होती है कि योंग फाई को अपने कान बंद करने पड़ते हैं क्योंकि उसके सर में दर्द होने लगा था। और मास्टर कहता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा अजीब से हैं, हमें इनके बारे में पता लगाना होगा कि इन्हें हराना कैसे है, क्योंकि वो मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर रहे थे। देखते ही मास्टर फिर अपनी बॉडी से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काट कर रख देता है। उस स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उन मॉन्स्टर्स के दो टुकड़े हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही ढेर हो जाते हैं, मगर अचानक से वो फिर से उसी फ्यूम में कन्वर्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनकी जगह फिर नए मॉन्स्टर्स आ जाते हैं या फिर वही वाले मॉन्स्टर दोबारा से रीजनरेट हो गए थे। और मास्टर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ एक इल्यूजन है, हम लोग जितने भी मॉन्स्टर्स को मारेंगे ये उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। एक मर्तबा अगर इन्होंने हमें चारों तरफ से कवर कर लिया तो फिर हमारे लिए इनसे लड़ना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए इनसे लड़ना हमारे लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हमें इन्हें अगर हराना है तो हमें सोल्यूशन की तरफ जाना होगा और वो सोल्यूशन मुझे उन टेबलेट्स के अंदर नजर आ रहा है। इतने में अचानक एक मॉन्स्टर योंग फाई पर हमला करते हुए उसे अपने मुंह में दबोचने की कोशिश करता है और उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मास्टर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, खुद को इनसे बचा कर रखो। और इस तरफ योंग फाई देखता है कि उसके सामने तो तीन मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं। वो जैसे योंग फाई पर हमला करते हैं तो योंग फाई उनके बीच में से निकलते हुए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है तो वो बीस्ट भी उसका पीछा करते हैं। और योंग फाई कहता है कि आखिर इनमें से असली वाला कौन सा है। वो मॉन्स्टर जैसे उस पर हमला करते हैं तो योंग फाई फिर से उससे बाल बाल बचते हुए निकल जाता है। इसी तरह वो खुद को बाल बाल उससे बचा रहा था, मगर अचानक से एक बीस्ट अपनी टेल से अटैक करता है तो योंग फाई खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे ले आता है, मगर वो टेल से टकराते ही उड़ते हुए वहाँ से दूर चला जाता है और बहुत ही मुश्किल से जाकर खुद को नीचे गिरने से बचाता है। और फिर वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है और कहता है कि मुझे अब इनकी कोई परवाह नहीं, मुझे बस अपनी जेड रूई पावर का यूज करना होगा और मैं इन सबको एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से जेड रूई पावर का यूज करता है तो हमें दिखाया जाता है कि जेड रूई पावर उसके एक शोल्डर से आर्मर क्रिएट करते हुए फिर उसके दूसरे शोल्डर की तरफ चले जाती है और उसे एक स्पिरिचुअल वेपन देती है, जिसकी वजह से योंग फाई की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को एक दूसरे के अंदर ही उलझा देता है और तेजी से उन दूसरे मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी स्टोन पिलर्स होते हैं उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है ताकि वो खुद को इस इल्यूजन से बाहर निकाल सके। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पिलर्स को तोड़ कर रख देता है और आखिर में बीच वाले एक बड़े टैबलेट को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ तक कि योंग
योंगफाई अपना पूरा जोर लगा देता है, मगर उसके बावजूद भी उसका स्पीयर टूट जाता है, मगर वो बैरियर नहीं टूटता। और ऊपर से योंगफाई की जेड्रुई पावर भी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल कमजोर होकर दूर जा गिरता है। और जैसे ही वो दोबारा खड़ा होता है तो मास्टर कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। और इस तरफ योंगफाई कहता है कि मैं जेड्रुई पावर को दोबारा यूज नहीं कर पा रहा, मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है। वो उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस मर्तबा उसके सामने फिर से 3-3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अचानक से योंगफाई को याद आता है कि उसके फादर ने बताया था कि अगर यहाँ पे किसी मुसीबत में फंस जाओ तो अपने ब्लड को यूज करना। ये याद आने के बाद वो फौरन से अपनी सोड के साथ अपने ब्लड को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सोड के अंदर एक अजीब सा ऑरा आ जाता है। और योंगफाई जैसे ही एक मॉन्स्टर पर सोड अटैक करता है तो वो ऑरा अचानक से उस मॉन्स्टर को जलाना शुरू कर देता है। ये देखकर योंगफाई कहता है कि अच्छा, तो ये ट्रिक काम कर रही है। ये कहने के बाद वो वहां पे मौजूद एक दूसरे मॉन्स्टर को भी मारता है, जिससे वो भी जलना शुरू हो जाता है। ये देखते ही फिर योंगफाई उस स्टोन टेबलेट की तरफ जाते हुए कहता है कि इसके अंदर जो कुछ भी है, मगर अब ये मुझे नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद वो जैसे उसे पंच मारता है तो वहां पे मौजूद बैरियर फिर से योंगफाई को रोकने की कोशिश करता है, मगर योंगफाई अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था, जिसके बाद वो एक जोरदार ब्लो के साथ उस बैरियर को तोड़कर स्टोन टेबलेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे मौजूद जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे डर के मारे वहां से पीछे हट जाते हैं। और इस तरफ डीन भी खुद को जब सिक्योर फील करता है तो वो अपने आप बैरियर को हटा देता है और योंगफाई से कहता है कि बच्चे, तुमने इस बैरियर को एक ब्लो अटैक के साथ तोड़ दिया। एक मर्तबा मैं मेंगलियार को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं जाकर तुम्हारी पल्स भी जरूर चेक करूंगा। मगर योंगफाई कहता है कि हम लोगों ने टेबलेट को भी तोड़ दिया है, मगर अभी तक उस पैराडाइज का गेट अपीयर नहीं हुआ है। हम लोग डोंगटियान मेंशन में कैसे जाएंगे? इतने में मास्टर देखता है कि वहाँ पर कोई चीज अपीयर होने लगी है, जिस पर वो कहता है कि वो गेट यहीं पे ही मौजूद है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। और मास्टर योंगफाई से कहता है कि चलो बच्चे, हमारी एंट्रेंस अपीयर हो चुकी है। ये कहते ही मास्टर फौरन से उस गेट के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे योंगफाई भी वहाँ से एंटर कर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पर आ पहुंचते हैं जिसे डोंगटियान मेंशन कहते हैं। और मास्टर कहता है फाइनली हम लोग वहाँ पर आ ही गए जहाँ हमें आना था। तो योंगफाई कहता है हमें फौरन से मिस मेंग को ठीक करने के लिए अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर मास्टर कहता है कि हाँ, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं और हमारी चीज हमारे सामने मौजूद है। इतने में योंगफाई जानबूझकर अपने हाथों में बहुत ही जोर से पुश करता है और कहता है कि मुझे अब कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इतने में उसके हाथ से ब्लड ड्रॉप नीचे गिरता है तो वहाँ पर एक सीक्रेट ब्रिज अपीयर होना शुरू हो जाता है, जिस पर मास्टर खुश हो जाता है और कहता है कि अरे बच्चे, तुम तो मुझे एक के बाद एक सरप्राइज देते जा रहे हो। इतना कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।